बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस क्रिएट डोमेन को हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे हमने क्या किया है, डोमेन को डिफाइन करने के लिए जो हमने यहाँ पे चीज़ यूज़ की है, सेक्स कॉलम ले लिया हमने, ठीक है। और नीचे ये वही 3 स्टेटमेंट्स हैं जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस की थी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉलम जो है वो डिफाइन करेंगे। तो कॉलम हमारा क्या था यहाँ पे, सेक्स, ठीक है। देन वी कैन नो यूज द डोमेन नेम। डोमेन नेम हम जो है यहाँ पे अब देंगे। तो डोमेन नेम जो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं वो है सेक्स टाइप, ठीक है, इन द प्लेस ऑफ द डेटा टाइप। और डेटा टाइप यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, कैरेक्टर। तो अब आप देखें जो हमारी स्टेटमेंट होगी वो ये, हमारा कॉलम नेम क्या है, सेक्स, उसके बाद डोमेन नेम हमारी क्या है, सेक्स टाइप, और जो डेटा टाइप हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं दैट इज नॉट नल, ठीक है। तो अब आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू क्रिएट डोमेन का जो सिंटेक्स है वो क्लियर हो गया होगा जी। तो इस स्लाइड में हम लोग सर्च कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो सर्च कंडीशन हमारा कहाँ पे आता है, चेक क्लॉज जो हम यूज कर रहे थे, चेक क्लॉज के अंदर हमारा क्या आता है, सर्च कंडीशन। द सर्च कंडीशन कैन इन्वॉल्व अ टेबल लुकअप। फॉर एग्जांपल वी कैन क्रिएट अ डोमेन। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हम चेक क्लॉज है उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं दैट इज branch number to ensure that the values inter correspond to an existing branch number in the branch table using the statement, ठीक है। तो अब इस एग्जांपल को अब हम लोग स्टेटमेंट के थ्रू देखते हैं कि हमने इसको किस तरह डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आपने क्रिएट डोमेन लिखा, उसके बाद डोमेन नंबर आपने यहाँ पे क्या दे दिया है, ब्रांच नंबर, एज क्लास यूज किया है, उसके बाद डेटा टाइप। तो डेटा टाइप में आपने क्या ले लिया, कैरेक्टर, और उसकी लेंथ यहाँ पे क्या डिफाइन कर दी है, 4। तो यहाँ पे हमने 4 क्यों दी है लेंथ, आप देखें ब्रांच टेबल के अंदर जो हमारा ब्रांच नंबर का आईडी है उसमें हमेशा आपने देखा होगा B001, B002, B003। तो टोटल कितने करेक्टर्स थे, 4। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने कितने करेक्टर सेट कर दिए, उसकी लेंथ 4, ठीक है। यहाँ पे आपने चेक क्लास यूज की है। चेक क्लास के बाद हमने पढ़ा था कि हम पैरेंथेसिस में सर्च कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू इन कर दी है, ठीक है, और उसके बाद आपने इनर सेलेक्ट यूज किया, और इनर सेलेक्ट में आपने क्या कहा है, सिलेक्ट ब्रांच नंबर फ्रॉम ब्रांच, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ब्रांच नंबर की ही बात कर रहे हैं ना, ठीक है। हमारा जो फील्ड है, जो कॉलम है, वो हमारा कौन सा है, ब्रांच नंबर फ्रॉम। और एग्जिस्टिंग ये जो ब्रांच नंबर है वो हमें कहां से मिलेगा, जाहिर बात है वो हमें ब्रांच टेबल से मिलेगा, इसलिए हमने फ्रॉम के साथ ब्रांच टेबल ले लिया, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब आपने चेक क्लॉज यूज करना है तो उसमें क्रिएट डोमेन की जो स्टेटमेंट है वो इस तरह लिखी जाएगी जी। नेक्स्ट वन इज ड्रॉप डोमेन, ठीक है। डोमेन्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द डेटाबेस यूजिंग द ड्रॉप डोमेन स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर आपने डोमेन्स को रिमूव करना है डेटाबेस से तो उसके लिए जो हम स्टेटमेंट यूज करेंगे दैट इज ड्रॉप डोमेन। सबसे पहले आप ड्रॉप डोमेन का कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद आप डोमेन नेम देंगे, और ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे देखें रिस्ट्रिक्ट, पाइप, कैस्केड। अब ये दो चीजें आपकी यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। मींस ये ऑप्शनल है लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे कि रिस्ट्रिक्ट के केस में क्या होगा और कैस्केड के केस में क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखें ड्रॉप फेल्स इन केस ऑफ रिस्ट्रिक्ट इफ डोमेन इज बीइंग यूज्ड इन द डेटाबेस फॉर एग्जांपल टेबल व्यू। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने रिस्ट्रिक्ट यूज कर लिया है, ठीक है, और वो जो डोमेन है वो जिस टेबल के ऊपर इंप्लीमेंट हुई है, वो जो कॉलम है, जिस टेबल में है, ठीक है, और वो जो टेबल है वो दूसरे टेबल के साथ लिंक हुआ है। तो जब आप ये वाला यूज करेंगे ना रिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अब वो देखेगा कि ये टेबल का ये जो कॉलम है, ये टेबल तो दूसरे टेबल के साथ भी इंटीग्रेट हो रहा है। तो इस केस में जो आपकी ड्रॉप डोमेन वाली स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस टेबल का लिंक दूसरे टेबल के साथ भी है, वो जस्ट इस टेबल में से इस फील्ड कॉलम को रिमूव नहीं कर रहा। क्योंकि आप देखें ब्रांच और स्टाफ के रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो ब्रांच टेबल के अंदर भी हमारा ब्रांच नंबर का एट्रीब्यूट है और स्टाफ रिलेशन के अंदर भी हमारा ब्रांच नंबर का एट्रीब्यूट है। तो देखें वो आपस में क्या हुए हैं, लिंक हुए हैं। तो इस वजह से आपकी जो रिस्ट्रिक्ट वाली यहाँ पे स्टेटमेंट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, यानी ड्रॉप डोमेन की जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट जो है वो आपकी कैस्केड की है, ठीक है।
तो अब इसको समझना बहुत जरूरी है। अब कैस्केड को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। कैस्केड के केस में क्या होता है, वो पहले उस डोमेन में से सारी जो इंफॉर्मेशन है एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। मसलन उसकी डेटा टाइप क्या थी, उसमें डिफॉल्ट कोई वैल्यू लगी हुई है या नहीं लगी हुई थी, फिर वो चेक करेगा कि कोई चेक कंडीशन लगी हुई थी या नहीं लगी हुई थी, और अगर वो पॉसिबल होता है तो वो क्या करेगा, जिस कॉलम में वो डोमेन यूज हो रही है उसके साथ एसोसिएट कर देगा, फिर उस डोमेन को ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो अब आपको देखें यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट और कैस्केड दोनों का मैंने वन बाय वन डिफरेंस बता दिया है कि रिस्ट्रिक्ट के केस में क्या हो रहा है और कैस्केड के केस में क्या हो रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज एंटिटी इंटीग्रिटी, ठीक है। एंटिटी इंटीग्रिटी के अंदर हम लोग प्राइमरी की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी की ऑफ अ टेबल मस्ट कंटेन अ यूनिक नॉन वैल्यू फॉर ईच रो। प्राइमरी की जो है आपकी टेबल के अंदर वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। यूनिक का मतलब है चेंज होनी चाहिए, कि आप कोई भी प्राइमरी की सेट करते हैं तो वो उसकी वैल्यू किसी और के साथ सेम नहीं होनी चाहिए। नॉन नल वैल्यू, ठीक है, कि प्राइमरी की जब सेट करेंगे तो वो नल नहीं होगी। ISO स्टैंडर्ड प्रोवाइड एंटिटी इंटीग्रिटी विद द प्राइमरी की क्लास इन द क्रिएट एंड अल्टर टेबल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि प्राइमरी की हम लोग किस तरह डिफाइन कर रहे हैं। तो आपने प्राइमरी की कीवर्ड यूज किया, उसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट नंबर क्या दे दिया, स्टाफ नंबर फॉर स्टाफ रिलेशन, के स्टाफ रिलेशन में से स्टाफ नंबर को प्राइमरी की बना दो। सेकंड में आपने क्या किया, प्रॉपर्टी फॉर रेंट रिलेशन में से प्रॉपर्टी नंबर का एट्रीब्यूट सिलेक्ट किया है प्राइमरी की के लिए। थर्ड में अब आप देखें तो यहाँ पे व्यूइंग रिलेशन लिया, और लेकिन यहाँ पे हमने दो एट्रीब्यूट ले लिए हैं, प्रॉपर्टी नंबर भी और क्लाइंट नंबर भी। तो क्या ये पॉसिबल है कि दो एट्रीब्यूट्स के ऊपर हम प्राइमरी की सेट कर लें? जी, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की, यानी आप दो एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके क्या कर रहे हैं, टेबल के अंदर प्राइमरी की सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर और क्लाइंट नंबर जो है प्राइमरी की के लिहाज से यहाँ पे क्या है, कंपोजिट प्राइमरी की एक्ट कर रहा है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, प्राइमरी की क्लास कैन ओनली बी स्पेसिफाइड वंस पर टेबल। तो ये बात आप नोट डाउन कर लें कि एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की आप स्पेसिफाई कर सकते हैं जी। तो नेक्स्ट जो बात की जा रही है, यूनिक कीवर्ड के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। कीवर्ड यूनिक इज यूज्ड टू इंश्योर यूनिकनेस फॉर एनी अल्टरनेट कीज इन द टेबल। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यूनिकनेस की बात हो रही है, ठीक है। यूनिक क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज नॉट नल। तो जो आपका यूनिक क्लास होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉट नल होगा। देयर मे बी एज मैनी यूनिक क्लासेस पर टेबल एज रिक्वायर्ड, ठीक है। टेबल के अंदर यूनिक क्लासेस एक या एक से ज्यादा हो सकती हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। SQL rejects any insert or update operation that attempts to create a duplicate value within each candidate key that is the primary key or alternate key, ठीक है। तो SQL यहाँ पे insert और update operation में इस चीज को रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज क्रिएट कर रहे हैं हर एक कैंडिडेट की के साथ। तो वो क्या हो सकती है, वो आपकी प्राइमरी की भी हो सकती है और अल्टरनेट की भी हो सकती है। तो यूनिक कीवर्ड आपने लिया, ठीक है, और उसके अगेंस्ट एट्रीब्यूट आपने क्या नंबर ले लिया, टेलीफोन नंबर। तो अब आप देखें टेलीफोन नंबर के अगेंस्ट हर टेलीफोन नंबर जो है हर एक पर्सन का क्या होगा, यूनिक होगा, वो डिफरेंट होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि मेरा भी टेलीफोन नंबर वही है और आपका भी वही है, ये इस तरह पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे क्या कीवर्ड यूज कर लिया है, यूनिक। तो नेक्स्ट वन इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी में प्राइमरी की बात हो रही थी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में हम लोग किसकी बात करते हैं, फॉरेन की बात करते हैं, ठीक है। तो फॉरेन की का मैंने आपको बताया, वह फॉरेन की क्या होती है, एक टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है वही की दूसरे टेबल में जब एज आप उसको स्टोर करवाते हैं तो वो वहां पे एज अ फॉरेन की एक्ट करती है, ठीक है। It means it links each row in the child table containing the foreign key to the row of the parent table containing the matching candidate key value, ठीक है। बात समझ आ गई है कि अगर मैं ब्रांच टेबल की बात करूं तो ब्रांच नंबर जो है वो ब्रांच टेबल में भी वही है
और स्टाफ के अंदर भी ब्रांच नंबर जो है वही है। तो स्टाफ टेबल के अंदर ब्रांच नंबर आपका क्या एक्ट कर रहा है, एज अ फॉरेन की एक्ट कर रहा है। मींस यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की बात हो रही है। Referential integrity means if the foreign key contains a value, that value must refer to an existing valid row in the parent table। बात समझ आ गई है कि चाइल्ड टेबल के अंदर जो वैल्यू है वही वैल्यू सेम होनी चाहिए आपके पेरेंट टेबल के अंदर। इसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो अब ब्रांच टेबल जो है वो आपका पेरेंट टेबल एक्ट कर रहा है और जो आपका स्टाफ टेबल है वो एज अ चाइल्ड टेबल एक्ट कर रहा है। ठीक है। The ISO standard supports the definition of foreign keys with the foreign key clause in the create and alter table statement। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे भी सेम foreign key clause जो है वो create और alter table statement के साथ यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखें, हाँ, इसका सिंटेक्स हम देखते हैं। foreign key के साथ attribute name, तो वो क्या है, ब्रांच नंबर। यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या यूज हुआ है, रेफरेंसेस। जब भी आप फॉरेन की सेट करते हैं तो यहाँ पे आपने रेफरेंसेस का कीवर्ड यूज करना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, ब्रांच। रेफरेंसेस मींस इसका पेरेंट टेबल कौन है। ठीक है, तो इसका पेरेंट टेबल ब्रांच नंबर का कौन था, ब्रांच। अब बात आपको समझ आ गई है। यानी फॉरेन की जो है ब्रांच नंबर, ये आपका चाइल्ड था, ये रेफर कर रहा है पेरेंट टेबल को। तो पेरेंट टेबल कौन सा है यहाँ पे, ब्रांच। तो ब्रांच आपका यहाँ पे पेरेंट टेबल एक्ट कर रहा है और ब्रांच नंबर आपका यहाँ पे एज अ चाइल्ड एक्ट कर रहा है। तो हमने बात की थी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की, तो यहाँ पे देखें ये पेरेंट ये चाइल्ड, तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यहाँ पे आपका फॉरेन की के अंदर शो हो रहा है। हाँ जी, SQL rejects any insert or update operation that attempts to create a foreign key value in a child table without a matching candidate key value in the parent table। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि आपकी मैचिंग कैंडिडेट की वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैचिंग की कैंडिडेट की वैल्यू नहीं है तो आपका इंसर्ट और अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा फॉरेन की के ऊपर। सेकेंड वन इज the action SQL takes for any update or delete operation that attempts to update or delete a candidate key value in the parent table that has some matching rows in the child table is dependent on the referential action specified using on the on update and on delete subclasses of the foreign key class। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ये बात क्लियर होगी है कि जब भी आपने अपडेट और डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी कैंडिडेट की वैल्यू के ऊपर जो कि पेरेंट टेबल के अंदर है, तो उसकी कुछ मैचिंग रोज होनी चाहिए चाइल्ड टेबल के अंदर। ठीक है, जो कि डिपेंडेंट है रेफरेंशियल एक्शन जो आपने स्पेसिफाइड किया है किसके थ्रू, ऑन अपडेट और ऑन डिलीट सब क्लासेस ऑफ द फॉरेन की क्लास। हाँ जी, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेफरेंशियल क्लॉज। ठीक है, ये शायद वर्ड आपने अभी पहले नहीं सुना होगा क्योंकि हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स और इन पे बात की थी, रेफरेंशियल क्लॉज के ऊपर बात नहीं की थी। तो अब हम देखते हैं कि रेफरेंशियल क्लॉज क्या होता है आपका। तो सबसे पहले देखें, व्हेन द यूजर अटेम्प्ट्स टू डिलीट अ रो फ्रॉम अ पेरेंट टेबल and there are one or more matching row in the child table, SQL supports 4 options regarding the action to be taken। अब इसमें ये बताया गया है कि अगर यूजर कोई भी पेरेंट टेबल से रो डिलीट करना चाहता है, ठीक है, और वो देखता है कि चाइल्ड टेबल के अंदर एक या एक से ज्यादा मैचिंग रोज पड़ी हुई हैं, तो अब जो SQL है वो आपको इन एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए नीचे 4 चीजें प्रोवाइड कर रहा है कि अब आपने ये जो डिलीट का ऑपरेशन है किस तरह परफॉर्म करना है रेफरेंशियल क्लास के थ्रू। तो उसके अंदर उसने फर्दर 4 चीजें आपको बता दी हैं। फर्स्ट वन इज कैस्केड, सेकंड इज सेट नल, थर्ड इज सेट डिफॉल्ट एंड फोर्थ इज नो एक्शन। अब इन चारों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट वन इज कैस्केड। अगर आप कैस्केड यूज करेंगे तो क्या होगा, अगर आप पेरेंट टेबल में से रो को डिलीट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपके चाइल्ड टेबल के अंदर जितनी मैचिंग रोज हैं वो क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो कैस्केड यूज करने का ये एक आपके पास एडवांटेज है। अब वो ये बता रहा है सेकंड पॉइंट में कि दीज डिलीटेड रोज में देमसेल्व्स हैव अ कैंडिडेट की। ठीक है, इनमें कैंडिडेट की दैट इज यूज्ड एज अ, जो कि फॉरेन की यूज हो रही थी दूसरे टेबल्स के अंदर। तो फॉरेन की रूल्स फॉर दीज टेबल्स आर ट्रिगर्ड।
ट्रिगर्ड हो जाएंगे, ठीक है। ट्रिगर्ड का क्या मतलब है कि कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो एंड सो ऑन इन अ कैस्केडिंग मैनर, और वो जो बाकी सारी चीजें हैं वो यहाँ पे कैस्केडिंग के थ्रू आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जी नेक्स्ट वन इज सेट नल, ठीक है। तो सेट नल का ऑलरेडी आपको पता है कि ये कॉन्स्टेंट जब यूज करते हैं तो क्या होता है। इस केस में क्या हो रहा है, डिलीट द रो फ्रॉम द पेरेंट टेबल एंड सेट द फॉरेन की वैल्यू इन द चाइल्ड टेबल टू नल। अब इसमें क्या है कि पेरेंट टेबल में से आपने रो को डिलीट किया है, तो चाइल्ड टेबल के अंदर जितनी फॉरेन की वैल्यू थी वो एज अ क्या सेट हो गई हैं, नल सेट हो गई हैं, ठीक है। ये वैलिड तब है जब आपकी फॉरेन की कॉलम्स डू नॉट हैव द नॉट नल क्वालिफायर स्पेसिफाइड, यानी आपके जो जितने कॉलम्स हैं जिसमें आपने फॉरेन की वैल्यू सेट की हुई है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉट नल होनी चाहिए, ठीक है। तब ये चीज जाके वैलिड होगी, अदरवाइज वैलिड नहीं होगी। हाँ जी, सेट डिफॉल्ट के केस में क्या है कि कोई भी रो जब आप पेरेंट टेबल से डिलीट करेंगे तो चाइल्ड टेबल के अंदर फॉरेन की के जितने कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू जो आपने सेट की है वहां पे वो आ जाएगी। जिस तरह हम लोगों ने लैब में भी ये टास्क परफॉर्म किया हुआ था, तो आपने देखा होगा सिटी एट्रीब्यूट के अगेंस्ट मैंने डिफॉल्ट वैल्यू रावलपिंडी सेट की थी। तो जब हम डेटा इंसर्ट कर रहे थे तो सिटी का कॉलम, सिटी का फील्ड जब मैंने स्किप किया था और जब फिर मैंने क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाया था तो आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली उसने उसका सिटी एट्रीब्यूट के अगेंस्ट उसकी जो वैल्यू क्या थी, रावलपिंडी सेट की कर दी थी। तो यहाँ पे भी वही चीज बताई गई है, और ये वैलिड तब है जब आपने फॉरेन की कॉलम्स के ऊपर डिफॉल्ट वैल्यू क्या की होगी, स्पेसिफाइड की हुई होगी, कि अगर ये चीज है तो डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे सेट हो जाए। हाँ जी, लास्ट वन इज नो एक्शन, ठीक है। नो एक्शन क्या कर रहा है, रिजेक्ट द डिलीट ऑपरेशन फ्रॉम द पेरेंट टेबल, यानी पेरेंट टेबल में से जो आपका डिलीट ऑपरेशन है वो रिजेक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, दिस इज द डिफॉल्ट सेटिंग इफ द ऑन डिलीट रूल इज ओमिटेड। क्यों, क्योंकि अगर आपका ऑन डिलीट रूल जो है वो ओमिट हो गया है तो फिर ये आपकी डिफॉल्ट सेटिंग है, और वहां पे क्या है, आपका नो एक्शन वाला ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। और वो क्या कर रहा है, वो आपका पेरेंट टेबल में से जो डिलीट का ऑपरेशन है उसको क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। तो आई होप सो जितनी चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं विद एग्जांपल्स आपको प्रिटी क्लियर हो चुकी होंगी। फर्दर कोई क्यूरी क्वेश्चंस है तो हम इसे अपने ऑनलाइन सेशन के अंदर देख लेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी जितनी अभी फर्दर आगे चीज़ें आएंगी हम उन्हें और डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि अब हमने एसक्यूएल डाटा डेफिनेशन पार्ट शुरू कर दिया है, और डाटा डेफिनेशन पार्ट जो है वो डाटा मैनिपुलेशन पार्ट से क्वाइट डिफरेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।